नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ। चलते हैं पहली खबर की तरफ। अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदने के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौता किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगा रही है और इस डील के बाद अब चिप की सप्लाई टेस्ला को भी करेगी। हालांकि अभी तक दोनों ही कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों के हवाले से इस समझौते की जानकारी दी गई है। 18 अप्रैल को खबर थी कि टाटा ग्रुप अब एथनिक अपैरल बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए फैब इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही है। अगर ये सौदा होता है तो ये इस सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है। टाटा ग्रुप की रिटेल इकाई ट्रेंट अभी वेस्ट साइड, जूडियो और उत्सव ब्रांड के तहत कपड़ों की बिक्री करती है। 18 अप्रैल को ट्रेंट के शेयर में 2.5% की मजबूती के साथ 4,087.10 पर क्लोजिंग हुई थी और 19 अप्रैल को भी शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ 4,154.05 के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सोमवार 15 अप्रैल को एस्टर डीएम हेल्थकेयर के शेयर ने 558 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल वीकेंड के दौरान बोर्ड ने 118 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। इस डिविडेंड की घोषणा जीसीसी बिजनेस की बिक्री की रकम मिलने और एफिनिटी होल्डिंग्स की ओर से कंपनी को जारी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के रिडेम्पशन के चलते की गई है। कारोबार के अंत में शेयर 7.5% की बढ़त के साथ 525 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, एफपीओ की फंडिंग मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं लॉन्च करने की योजना है। ये घोषणा कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने की है। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 9 महीने में चुनिंदा इलाकों में 5G सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि 10 से 11 रुपए के प्राइस बैंड वाला एफपीओ 18 से 22 अप्रैल तक खुलेगा। 15 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 1.25% की बढ़त के साथ 13.10 पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 12.75 तक भी फिसल गया था। 18 अप्रैल को खबर थी कि एफपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 5,400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने 74 बड़े निवेशकों को 11 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 490 करोड़ शेयर बेचे हैं। एंकर निवेशकों में जीक्यूजी पार्टनर्स, यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी के साथ ही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और क्वांट म्यूचुअल फंड शामिल हैं। 18 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 13.20 पर बंद हुआ, पर 19 अप्रैल को शेयर करीब 3.25% लुढ़ककर 12.85 के स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि दूसरे दिन के अंत तक एफपीओ को करीब 50% बोलियां ही मिली हैं। चौथी खबर, महिंद्रा समूह की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दरअसल इस समूह ने सोलर और विंड पावर के मिश्रण वाले 150 मेगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है, जो कि महिंद्रा सस्टेन नाम की ग्रुप कंपनी की ओर से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में ग्लोबल इन्वेस्टर ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में होगा। खबर के चलते 15 अप्रैल को एमएनएम के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 2,052 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। पांचवी खबर, सोमवार 15 अप्रैल को फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स के शेयर में 20% के ऊपरी सर्किट पर 67.59 के दाम पर कारोबार की समाप्ति हुई। दरअसल 12 अप्रैल यानी बीते शुक्रवार की शाम को कंपनी के बोर्ड ने 40 रुपए प्रति शेयर के बड़े अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है, जबकि शेयर का क्लोजिंग भाव 56.33 था। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने डिविडेंड भुगतान के लिए 23 अप्रैल 2024 रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी कि जिन निवेशकों के खाते में 23 अप्रैल तक शेयर होंगे उन्हीं को डिविडेंड का फायदा मिलेगा। साथ ही 30 दिनों के अंदर शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा। छठी खबर, सोमवार 15 अप्रैल को वेदांता के शेयर ने 383.95 की 52 हफ्ते की नई ऊंचाई को छुआ, जो कि करीब 2 साल का उच्चतम स्तर भी है। असल में कंपनी ने अपनी एनर्जी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी से 3,918 करोड़ रुपए का लोन लिया है। साथ ही वेदांता ग्रुप ने रुपी बॉन्ड के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जेपी मॉर्गन को बैंकर के रूप में नियुक्त किया है। कारोबार के अंत में वेदांता का शेयर 1/4% से ज्यादा गिरकर 371.65 पर बंद हुआ। 18 अप्रैल को खबर थी कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने स्टेक होल्डर्स को लेटर लिखकर बताया है कि डीमर्जर की प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। सितंबर 2023 में कंपनी ने
6 अलग अलग एंटिटीज बनाने के लिए अपने बिजनेस के डीमर्जर की घोषणा की थी। इनमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता बेस मटेरियल्स और वेदांता लिमिटेड शामिल हैं। उन्होंने 3 साल में वेदांता रिसोर्सेज यानी वीआरएल के कर्ज में $3 अरब की कमी और 2 साल के अंदर $7.5 अरब के ग्रुप EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा हासिल करने की बात को भी दोहराया। 18 अप्रैल को वेदांता का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 3.5% चढ़कर ₹390.95 पर बंद हुआ और इंटरडे में शेयर ने ₹394.75 की 52 हफ्ते की नई ऊंचाई को भी छुआ। 7वीं खबर, अदानी ग्रुप के लिए इस हफ्ते गुरुवार को एक अच्छी खबर आई। दरअसल इस समूह की 6 कंपनियों में पहले से निवेशित जीक्यूजी पार्टनर्स ने इन कंपनियों में 8,300 करोड़ रुपए या करीब $1 अरब का अतिरिक्त निवेश किया है। ये निवेश मार्च तिमाही यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में किया गया है। इन 6 कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर और अंबुजा सीमेंट्स के नाम शामिल हैं। मार्च तिमाही के दौरान अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में जीक्यूजी पार्टनर्स ने सबसे ज्यादा 2,316 करोड़ रुपए का निवेश किया। अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस में क्रमशः 2,138 करोड़ रुपए और 1,515 करोड़ रुपए, वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी में 1,369 करोड़ रुपए और अदानी पोर्ट्स में 886 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अंबुजा सीमेंट्स में केवल 33 करोड़ रुपए का ही अतिरिक्त निवेश किया गया है। 18 अप्रैल को अंबुजा सीमेंट्स और अदानी पोर्ट्स में हल्की बढ़त के साथ पर बाकी चारों शेयरों में 1/4 से करीब 2.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 8वीं खबर, सोमवार 15 अप्रैल को खबर थी कि राइट्स इशू की शर्तों पर विचार करने के लिए आईआईएफएल फाइनेंस के बोर्ड की 17 अप्रैल को बैठक होने वाली है। मार्च में इस कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी थी। खबर के चलते 15 अप्रैल को आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर में कमजोर बाजार में भी 2% की बढ़त के साथ 429 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि कारोबार के शुरुआती 1 घंटे में शेयर 395 रुपए तक भी फिसल गया था। 17 अप्रैल को बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1,272 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी। 30 अप्रैल से 14 मई तक खुलने वाले इस राइट्स इशू के लिए 23 अप्रैल रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कंपनी के शेयरधारकों को हर 9 शेयरों पर 300 रुपए के दाम पर 1 राइट्स शेयर जारी होगा। 18 अप्रैल को आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब 0.25% गिरकर 419 रुपए पर बंद हुआ था। 9वीं खबर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएसएल ने ब्लैक रॉक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार स्थापित करने के लिए 50-50 जेवी करार किया है। इस करार के तहत कंपनी ब्लैक रॉक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज कंपनी बनाएगी। इससे पहले जुलाई 2023 में भी म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ 50-50 जेवी करार किया था। 16 अप्रैल को इस कंपनी के 10.5 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील भी देखने को मिली और शेयर करीब 2.5% के उछाल के साथ 362 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में जीक्यूजी पार्टनर्स की पतंजलि फूड्स में हिस्सेदारी करीब 7% बढ़ी है। कंपनी की ओर से जारी मार्च तिमाही यानी चौथी तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिसंबर अंत तक जीक्यूजी पार्टनर्स की पतंजलि फूड्स में 3.3% हिस्सेदारी थी, जो अब बढ़कर 11.48% हो गई है। हिस्सेदारी बढ़ने की खबर से 16 अप्रैल को पतंजलि फूड्स के शेयर में 5% की बढ़त के साथ 1,407 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 11वीं खबर, आदित्य बिरला कैपिटल यानी एबी कैपिटल ने एबीसीडी नाम से अपना फिनटेक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के जरिए अगले 3 साल में कंपनी ने 3 करोड़ ग्राहकों को हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लॉन्च के दौरान आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन केएम बिरला ने ज्वेलरी रिटेलिंग के कारोबार में उतरने की भी घोषणा की। कंपनी की ओर से शुरुआत में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ऐप लॉन्च के चलते 16 अप्रैल को एबी कैपिटल का शेयर करीब 1% गिरकर 203 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 211 रुपए का 52 वीक हाई भी छुआ था। 12वीं खबर, फार्मा कंपनी सिप्ला ने आईविया ब्यूटी से स्लम सेल आधार पर कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर बिजनेस का अधिग्रहण करने के लिए करार किया है। अगले 60 दिन में पूरा होने वाला यह सौदा 130 करोड़ रुपए में तय हुआ है, जिससे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का अधिकार मिलेगा। खबर के चलते 16 अप्रैल को सिप्ला का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 1,379 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन यानी गेटको ने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के तत्काल प्रभाव से स्टॉप डील लेटर वापस ले लिया है। इससे गेटको को तत्काल प्रभाव से सप्लाई करने के लिए ये कंपनी योग्य हो गई है। इस खबर के चलते 16 अप्रैल को ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर ने 602 रुपए 75 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और 5% के अपर सर्किट पर ही कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 14वीं खबर, सोमवार 15 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील में राधाकृष्ण दमानी ने 3,689 रुपए 96 पैसे के भाव पर वीएसटी इंडस्ट्रीज के 2,33,000 शेयर खरीदे हैं, जो कि 1.51% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 3,690 रुपए के भाव पर कुल 2 हिस्सों में
3,30,000 शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील की जानकारी सामने आने से 16 अप्रैल को वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 1% की तेजी के साथ 3,719 रुपए पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 15वीं खबर, सोमवार 15 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने मार्क्संस फार्मा के 66 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि कंपनी की करीब 1.5% हिस्सेदारी के बराबर है। 158 रुपए के औसत भाव पर 104 करोड़ 28 लाख रुपए में यह हिस्सा खरीदा गया है। ब्लॉक डील की जानकारी के चलते 16 अप्रैल को मार्क्संस फार्मा के शेयर में करीब 13.5% की तेजी के साथ 176 रुपए 80 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 16वीं खबर, NPCI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को नए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर यानी PSP बैंक हैंडल पर यूजर माइग्रेशन शुरू करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में पेटीएम के UPI यूजर्स दूसरे बैंकों के हैंडल पर स्विच कर सकेंगे। अभी तक यूजर्स को पेटीएम के UPI अकाउंट के लिए @Paytm हैंडल मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था से यूजर्स के वर्तमान अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना आसान होगा। NPCI ने उन्हें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और येस बैंक के साथ पार्टनरशिप की मंजूरी दे दी है। सभी 4 बैंक अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी TPAP पर काम कर रहे हैं, जिससे पेटीएम के लिए यूजर्स अकाउंट को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। यूजर्स को अब इन 4 बैंकों के UPI हैंडल में से किसी एक को चुनना होगा। 18 अप्रैल को पेटीएम का शेयर करीब 0.25% गिरकर 388 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 17वीं खबर, दीपक पारेख ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। HDFC लाइफ और HDFC बैंक ने 4 अप्रैल 2022 को मर्जर की घोषणा की थी और नियमों के मुताबिक बड़े अधिकारियों का पद छोड़ना तय था। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया है कि दीपक पारेख का कार्यकाल गुरुवार 18 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। बोर्ड ने KK मिस्त्री को उनकी जगह पर नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने यह जानकारी साझा की है। 18 अप्रैल को HDFC लाइफ का शेयर लगभग सारी बढ़त गंवाकर करीब ½ की बढ़त के साथ 607 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 624 रुपए तक भी उछल गया था। 18वीं खबर, स्वैन एनर्जी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग यानी RNEL के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 23 दिसंबर 2022 को NCLT की अहमदाबाद बेंच ने इस अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। यह अधिग्रहण स्वैन एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी हेजल मर्केंटाइल ने हेजल इंफ्रा लिमिटेड यानी HIL नाम के स्पेशल पर्पस व्हीकल या SP के जरिए किया है। इस प्रक्रिया के तहत RNEL के शेयरधारकों को 275 शेयरों के बदले में स्वैन एनर्जी का 1 शेयर जारी हुआ है। शेयर जारी होने के बाद RNEL के शेयरों की दोनों एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की प्रक्रिया पर काम जारी है। 16 अप्रैल को स्वैन एनर्जी का शेयर 1% की मजबूती के साथ 635 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 19वीं खबर, गुरुवार 18 अप्रैल को देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर ने 1281 रुपए 85 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। असल में भारती एयरटेल ने अपने श्रीलंका के कारोबार एयरटेल लंका को डायलॉग एक्सैटिया को बेचने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों की ओर से जारी जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारती एयरटेल के श्रीलंका के कारोबार का डायलॉग एक्सैटिया के साथ मर्जर होगा और ये मर्जर इक्विटी स्वैप डील यानी शेयर स्वैप के जरिए पूरा होगा। इस डील के मुताबिक डायलॉग की ओर से एयरटेल लंका की 100% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, जिसके बदले में भारती एयरटेल को डायलॉग की 10.335% हिस्सेदारी मिलेगी। आपको बता दें कि भारती एयरटेल ने 2009 में श्रीलंका में अपने कारोबार की शुरुआत की थी। वित्त वर्ष 2023 में एयरटेल लंका का 294 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, जो कि कंपनी के कुल कारोबार में 0.21% हिस्से के बराबर है। 18 अप्रैल को कारोबार की समाप्ति पर एयरटेल का शेयर 4% की बढ़त के साथ 1265 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 20वीं खबर, दिग्गज FMCG कंपनी ITC की सब्सिडरी कंपनी ITC इन्फोटेक ने नए अधिग्रहण की घोषणा की है। ITC इन्फोटेक की ओर से पुणे की कंपनी ब्लेज क्लैन टेक्नोलॉजीज में 100% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। दोनों कंपनियों के बीच 485 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। कंपनी की अगले 6 से 8 हफ्तों में यह अधिग्रहण पूरा करने की योजना है। अधिग्रहण की खबर से 19 अप्रैल को ITC के शेयर में करीब 1.25% की बढ़त के साथ 424 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है ऑन द रडार के जरिए, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। देश की दिग्गज FMCG कंपनी नेस्ले इंडिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। नेस्ले पर एक जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी प्रोडक्ट सेरेलैक में भारी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करती है, जबकि इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूरोप, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों में जब बेचा जाता है तो इनमें शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। इस सिलसिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी
FSSAI ने जांच शुरू कर दी है। मामले में दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। FSSAI का कहना है कि अगर नेस्ले की गलती पाई गई तो नियामक संस्था ब्रांड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मामले की विस्तृत जानकारी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वहीं कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि छोटे बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट में कंपनी जरूरी चीज़ों का ध्यान रखती है, जिससे उनकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, आयरन आदि जैसे पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें। कंपनी अपने उत्पादों की पोषण गुणवत्ता से कभी समझौते नहीं करती है और ना ही करेगी। पर इस विवाद के बाद गुरुवार 18 अप्रैल को नेस्ले इंडिया का शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ 2,471 रुपये पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर 5% लुढ़क गया था, जो कि 3 साल में शेयर की एक दिन की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। दूसरी खबर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग प्रक्रिया पर ऐतराज करते हुए क्वांटम म्यूचुअल फंड ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में क्वांटम म्यूचुअल फंड ने कहा कि इस प्रक्रिया से फंड हाउस के यूनिट होल्डर्स को 6.1 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के माइनॉरिटी शेयरधारकों को करीब 1,777 करोड़ रुपए का घाटा होगा। खबर के चलते 15 अप्रैल को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 727 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 719 रुपए 25 पैसे तक भी लुढ़क गया था। तीसरी खबर, भारतीय हेक्साकॉम के 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार और सुरजीत मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि संजीव कुमार सरकारी कंपनी TCIL के CMD और सुरजीत मंडल इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस हैं। TCIL ने हाल में IPO के जरिए भारतीय हेक्साकॉम की 15% हिस्सेदारी बेची है और अब उसके पास 15% हिस्सेदारी ही बची है। दरअसल IPO की वजह से कंपनी का शेयर होल्डर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है, जिस वजह से ये दोनों कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहे। डायरेक्टर्स के इस्तीफे की खबर से 15 अप्रैल को भारतीय हेक्साकॉम का शेयर 0.25% गिरकर 807 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 783 रुपये तक भी फिसल गया था। चौथी खबर, HMA एग्रो और उसकी सब्सिडरी कंपनियों को डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल आगरा से 225 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। टैक्स डिमांड नोटिस मिलने के बावजूद 16 अप्रैल को HMA एग्रो का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 65 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, वेल्सपन कॉर्प की यूएस की सब्सिडरी वेल्सपन ट्यूबुलर ने अपने एक ग्राहक के खिलाफ 125 करोड़ रुपए का क्लेम दाखिल किया है। सब्सिडरी कंपनी ने ऑर्डर रद्द होने के मामले में यह मुकदमा दाखिल किया है, जिसमें कैंसिलेशन चार्जेस के साथ साथ कच्चे माल के खर्च से जुड़ा हर्जाना भी शामिल है। खबर के चलते 16 अप्रैल को वेल्सपन कॉर्प का शेयर करीब 2% गिरकर 548 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, ऑडिट रेगुलेटर NFRA ने रिलायंस कैपिटल के 2 पूर्व सहायक ऑडिटर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोनों ऑडिटर्स पर आरोप है कि उन्होंने ऑडिटिंग को लेकर नियमों का पालन नहीं किया है। शिकायतों के बाद NFRA ने रिलायंस कैपिटल के लिए PwC को ऑडिटिंग का आदेश दिया था। सातवीं खबर, 100 साल से ज्यादा पुराना गोदरेज समूह 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। फैमिली अरेंजमेंट के तहत होने वाले इस बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंटवारे में एक तरफ आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज हैं, तो दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज और उनकी बहन स्मिता गोदरेज कृष्णा हैं। इस बंटवारे में तय शर्तों के मुताबिक दोनों पक्ष एक दूसरे की कंपनियों के बोर्ड से इस्तीफा देंगे और उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी भी बेचेंगे। इस साल की शुरुआत में आदि गोदरेज और नादी गोदरेज एंड बॉयज के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं जमशेद गोदरेज ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी GCPL और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपनी सीट खाली कर दी है। फिलहाल गोदरेज परिवार में 2 ग्रुप हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएट्स, जिसका नेतृत्व आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज करते हैं, और दूसरा ग्रुप है गोदरेज एंड बॉयज, जिसका नेतृत्व जमशेद गोदरेज और उनकी बहन करते हैं। आदि और नादिर गोदरेज एंड बॉयज में अपनी हिस्सेदारी दूसरी शाखा को बेचेंगे। वहीं जमशेद गोदरेज और उनका परिवार गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपनी हिस्सेदारी को चचेरे भाइयों को ट्रांसफर करेंगे। खबर के चलते 19 अप्रैल को गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 1% गिरकर 830 रुपये पर और GCPL का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ 1,167 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। एडटेक कंपनी बायजूस पर जैसे मुश्किलों का पहाड़ सा टूट गया है। हफ्ते की शुरुआत में खबर थी कि कंपनी के CEO अर्जुन मोहन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी कार्यकाल शुरू होने के 6 महीने बाद ही। इस इस्तीफे के बाद रोजाना के कामकाज की देखरेख को लेकर कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने दोबारा जिम्मेदारी ले ली है। अर्जुन मोहन अब एक बाहरी सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। ये फैसला तब आया है जब लंबी अवधि की सफलता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 डिवीजन्स में कंसोलिडेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन 3 डिवीजन्स में द लर्निंग ऐप, ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्यूशन सेंटर्स और टेस्ट प्रेप डिवीजन शामिल है। 19 अप्रैल को खबर थी कि NCLT ने बायजूस को
फ्रांस बेस्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर टेली परफॉर्मेंस बिजनेस सर्विसेज से पेमेंट से जुड़ा विवाद 1 हफ्ते में सेटल करने के लिए कहा है। दरअसल बायजूस की ओर से 5 करोड़ रुपए की पेमेंट का भुगतान ना करने के चलते टेली परफॉर्मेंस ने एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दाखिल की थी। दूसरी खबर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने अपने ग्रॉसरी कारोबार इंस्टामार्ट और नॉन ग्रॉसरी कारोबार स्विगी मॉल को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। इसके जरिए स्विगी इंस्टामार्ट पर ग्रॉसरी के साथ ही अब नॉन ग्रॉसरी आइटम्स जैसे फुटवेयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी बेचेगी। स्विगी मॉल अभी केवल बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में ही अवेलेबल है, वहीं स्विगी इंस्टामार्ट 25 शहरों में अवेलेबल है। तीसरी खबर, ऑनलाइन न्यूज एग्रीगेटर डेली हंट की पेरेंट कंपनी वर्स इनोवेशन और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जोश ने न्यूयॉर्क बेस्ड डिजिटल मैगजीन स्टोर मैक्सटर के अधिग्रहण की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने इस अधिग्रहण की रकम का खुलासा नहीं किया, पर इस डील से डेली हंट की प्रीमियम कंटेंट मार्केट में एंट्री हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2011 में स्थापित मैक्सटर के पास 8,500 से ज़्यादा प्रीमियम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की लाइब्रेरी मौजूद है। इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपनी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। लेकिन चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से। आप इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बांग्ला में से किसी भी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं सिर्फ मनी 9 के सुपर ऐप पर। और अगर आपने अभी तक मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।